अध्याय 54। मंच पर अचानक घटित नाटक को देखकर दर्शक दंग रह गए। उनमें से कुछ को इस बात का अफसोस था कि उस समय उनके पास पॉपकॉर्न या खरबूजे के बीज नहीं थे। ली बेई को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है क्योंकि वह बहुत जोर से जमीन पर गिरी। जब उसे अपनी दृष्टि वापस मिली तो उसे पहले से ही वहां मौजूद गार्डों ने पकड़ लिया था। अपने डरे हुए दिल को शांत करते हुए सू लान ने ली बेई को एक समझ से परे भाव से देखा। ली बेई, तुमने मेरा संगीत चुराया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए हमला कैसे कर सकते हो क्योंकि मुझे पहला स्थान मिला है। क्या तुम्हें दूसरा स्थान भी नहीं मिला? क्यों? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ली बेई ने संघर्ष करते हुए कहा। पवित्र संत बनने की कोशिश मत करो। सू लान, तुम शुरू से ही मेरी योजना जानती थी, है न? योजना? कौन सी योजना? सू लान ने बिना कुछ समझे अपना सिर हिला दिया। हालांकि कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए जब उन्होंने सू लान को देखा। मिस सू, हमने उस पियानो की जांच की है जिसका इस्तेमाल आपको करना था। आप भाग्यशाली हैं कि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ली बेई, क्या आपने तंत्र बदल दिया और सू लान के पियानो में एक छिपा हुआ ब्लेड लगा दिया? जब सू लान इसे बजाती तो यह चालू हो जाता और ब्लेड से उसकी उंगलियां कट जाती। क्या? सू लान ये सुनकर चौंक गई। अधिकारी, आप क्या कह रहे हैं? ये सुनकर सू युनकी को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। ली बेई सू लान की सहपाठी है न? वह ऐसा जघन्य काम क्यों करेगी? मिस सू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत खेद व्यक्त करते हैं। द रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट सू लान का गाना माना जाता है। हालांकि किसी ने जानबूझकर इसे ली बेई को दे दिया और सू लान का स्लॉट खाली कर दिया। ली बेई, क्या ये पर्याप्त है या आपको कबूल करने के लिए कुछ और बल की आवश्यकता है? जिया हाओ ने ली बेई को घूरते हुए नाक सिकुड़ी। अपनी उंगलियों के इशारे से उसने अपनी इच्छा के बीच से कुछ शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे ली बेई में डर और नफरत भर गई। हालांकि जिया हाओ को कारण पता था, लेकिन उसे ली बेई को सबके सामने कबूल करवाने की जरूरत थी। मूल खेल में ली बेई सू लान की प्रतियोगी थी। हालांकि सू लान हमेशा जीत जाती थी, जिससे ली बेई दूसरे या तीसरे स्थान पर चली जाती थी। ली बेई का घर बहुत साधारण था। उसके पिता उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। उसकी मां काम करती थी और उसकी आय स्थिर थी। हालांकि उसे ली बेई से बहुत उम्मीदें थीं और वह उससे पूर्णता की उम्मीद करती थी। अपनी मां की पिटाई और दबाव और सू लान के खिलाफ जीतने में उसकी खुद की अक्षमता ने उसके दिल में एक मनोवैज्ञानिक छाया डाली। ये तब और बढ़ गया जब जिस लड़के पर उसका क्रश था उसने सू लान के सामने अपना प्यार कबूल कर लिया, लेकिन सू लान ने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ये देखकर ली बेई का दिल और भी ज्यादा विचलित हो गया। उसे खुशी थी कि लड़के को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसे इस बात से भी जलन हो रही थी कि सू लान ने उस व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जिसे वह पा नहीं सकती थी। इसलिए उसने ऐसी योजना बनाई। सबसे पहले ली बेई ने पंजीकरण कार्यालय में घुसकर सू लान का गाना ले लिया। आखिरकार गाने को दोहराने से अंकों में कटौती होगी। हालांकि इससे उसकी जीत की गारंटी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने पियानो के अंदर ब्लेड लगाना भी सीख लिया। जैसे ही सू लान कोई खास नोट बजाती, ब्लेड उछलकर उसकी उंगलियां काट देता। ऐसा होने के बाद सू लान ने खुद को अपने परिवार के बीच अलग थलग कर लिया और फिर कभी किसी संगीत वाद्य यंत्र को नहीं छुआ। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वह गहरे अवसाद में डूबती गई। हालांकि जिया हाओ की बदौलत उसने भविष्य की घटना को बदल दिया और ली बेई को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, मैंने ये किया, मैंने ये सब किया, ली बेई ने जहरीली आवाज में कहा क्योंकि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? तुम मुझे जीतने क्यों नहीं देते? बस एक बार मैं तुम्हें हराना चाहती थी। क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है? तुम्हारे पास सुंदरता है, तुम्हारे पास प्रतिभा है, तुम शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ हो, तुम्हारे आसपास इतने सारे प्रेमी हैं। स्वर्ग ने तुम्हें सब कुछ क्यों दिया? बस क्यों? ली बेई आखिरकार टूट गई और वह रोने लगी। 1 मिलियन, इससे मैं अपनी माँ का सारा कर्ज चुका सकती थी और मैं विदेश चली जाती। ये कमबख्त जिंदगी, ये बेकार है। जिया हाओ ने ली बेई को देखा क्योंकि वह उसकी भावनाओं को समझ सकता था। वह अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी और उसने एक निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय गलत था और अब उसे परिणाम भुगतने थे। सू लान चुप रही और उसने ली बेई को देखा। हाँ, जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार और परिस्थितियाँ मिली। हालांकि मेरी प्रतिभा
ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने प्रयास से हासिल किया है। मैंने रातों रात अपने संगीत का अभ्यास किया और मुझे अपने संगीत अभ्यास के बीच पढ़ाई भी करनी पड़ी। मुझे जो कुछ भी मिला वह इसलिए मिला क्योंकि मैंने पर्याप्त समय और प्रयास दिया। और तुम्हारा क्या, ली बेई? तुम मुझसे ज्यादा बुरे नहीं थे। हाँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें तुमने हराया है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें भी ईर्ष्या के कारण तुम्हें चोट पहुंचानी चाहिए? ली बेई ने जब सूलान की बात सुनी तो वह दंग रह गई। हालांकि वह अभी भी संघर्ष कर रही थी। सूलान ने चेक लेते समय गहरी सांस ली जो उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया गया था। वास्तव में मुझे कभी भी प्रथम पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। मैं विश्वविद्यालय की सीट किसी और को दान करने के बारे में सोच रही थी क्योंकि मेरा विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है। माँ, क्या आप एल को जाने दे सकती हैं? क्या मैं बेई जाऊंगी? सूलान की विनती सुनकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। लान, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल नहीं, जिया हाओ ने बीच में कहा। बहन लान, भावनात्मक रूप से मत सोचो। अगर वह अपनी योजना में सफल हो जाती तो तुम हमेशा के लिए अपनी उंगलियां खो देती। हाँ लान, तुम ऐसी कुटिल कुतिया के प्रति दया नहीं दिखा सकती। सू जिंग रा ने जिया हाओ का समर्थन किया और ली बेई की ओर देखा। अगर भीड़ नहीं होती तो वह पहले ही अपने दांत तोड़ चुकी होती। माँ, यही मैं सच में चाहती हूँ। कृपया उसे जाने दो, सू लान ने सांस लेने के बाद कहा। सू युनकी ने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। ली बेई, क्या ऐसा है? तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब वह तुम्हें जाने देना चाहती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये सिर्फ एक नाटक है। हाँ, ये होना चाहिए, ली बेई ने बड़बड़ाते हुए कहा जैसे कि उसे पूरी स्थिति अविश्वसनीय लगी हो। तुम सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सू युनकी की आवाज़ ठंडी हो गई। अभी उससे माफ़ी मांग लो और कोई केस नहीं होगा। मैं माफ़ कर रही हूँ। वो ली बेई टूट गई और उसने अपना चेहरा अपनी हथेली से ढक लिया। दर्द, घृणा, भ्रम और राहत ने उसके दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी। हालांकि जब उसने सू युनकी को चेक देते हुए देखा तो ली बेई को लगा कि सब कुछ बस एक सपना है। आगे बढ़ो, ली बेई। मुझे विश्वास है कि तुम विदेश में बेहतर कर सकती हो, सू लान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक पूरा हॉल जोरदार तालियों से भर गया क्योंकि हर कोई सू लान की करुणा की सराहना कर रहा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह एक नायिका है, या ये बस सू लान का स्वभाव है? जिया हाओ ने आह भरी क्योंकि उसने अब उसका विरोध नहीं किया। वहाँ उसने ली बेई से बहुत सारी नकारात्मक भावनाओं को आत्मसात किया। हालांकि अब उसे भारी मात्रा में पश्चाताप मिला और खुशी। शुद्ध आनंद। अध्याय 55। जब वे घर पहुंचे तो सू जिंगर सोफे पर गिर पड़ी। हाँ, ये थकाऊ था। मुझे नहीं लगता कि मैं कल स्कूल जाऊंगी। अच्छा, तुम लोग भूखे होगे, है न? सू युनकी ने उठते हुए मुस्कुराया। मुझे जल्दी से कुछ तैयार करने दो। जैसे ही सू युनकी किटसेच के लिए चली गई, सूलान ने मुड़कर जिया हाओ को देखा। हालांकि जिया हाओ सीधे अपने कमरे में ऊपर की ओर चल रहा था। सूलान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। हाओ, मैं कहना चाहती हूँ। अचानक सूलान की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने जिया हाओ को लगभग नग्न देखा और अपनी अंडरवियर उतार दी। जब सूलान कमरे में दाखिल हुई तो वह रुक गया और अपना अंडरवियर पहने रहा। आहा, सिस्टर लान, क्या ये पिछली बार का बदला है? जिया हाओ ने बिना किसी शर्म के खड़े होकर मजाक किया। हालांकि उसका छोटा भाई उत्साहित था और अब उसके अंडरवियर पर जोर दे रहा था। जिया हाओ को उस हालत में देखकर सूलान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने अपनी नजरें फेर लीं। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है हाओ? बस जल्दी करो और तौलिया पहन लो। ठीक है, जैसा तुम कहो, सिस्टर लान। जिया हाओ ने कंधे उचकाए और उसने अपनी कमर के चारों ओर तौलिया बांध लिया। मैं बस नहाने जा रहा था। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, सिस्टर लान? हाओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सू लान जिया हाओ की ओर चली गई और उसने धीमी आवाज में कहा। नाराज? मैं क्यों नाराज होऊंगी? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। ली बेई के बारे में, सू लान ने आह भरी। मेरी बात सुनो जिया हाओ, मैं जानता हूँ कि तुम सोचती हो कि ली बेई अपनी सजा की हकदार है। हालांकि मेरा मानना है कि वह परिस्थितियों से मजबूर एक व्यक्ति है और हमें उसे खुद को सुधारने का एक मौका देना चाहिए।
क्या ऐसा है? जिया हाओ ने आह भरते हुए उसकी ओर देखा। ठीक है बहन लेन, मैं जानता हूँ कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो और मैं इसकी सराहना करता हूँ। हालांकि तुम ऐसा केवल इसलिए कर पाई क्योंकि तुमने यह नहीं सोचा कि अगर शो के बीच में तुम्हारी उंगलियां कट जाती तो क्या होता। तुमने यह नहीं सोचा कि अगर ली बेई सफल हो जाती तो क्या होता। लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि तुमने अपनी करुणा से उसका मन बदल दिया। जिया हाओ ने आह भरी। दुर्भाग्य से अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो हर सांप नहीं जाएगा, कुछ पलटकर तुम्हें काट लेंगे, और मैं काटे जाने का जोखिम उठाने के बजाय सभी प्रतिशोधी सांपों को मारना पसंद करूंगी। सू लान ने गहरी सांस ली क्योंकि वह जिया हाओ की गहरी चिंता और उसके प्रति परवाह को समझ सकती थी। इससे उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन वास्तव में आपको ली बेई की योजना के बारे में कैसे पता चला? सू लान ने अचानक पूछा। ओह मान लीजिए मेरी आंखें बहुत तेज हैं, जिया हाओ ने जवाब देते हुए चारों ओर देखा। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता था कि आपके पियानो में ब्लेड छिपा हुआ है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता था कि आपके पियानो में कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपका संगीत ली बेई द्वारा ले लिया गया था। सू लान को लगा कि जिया हाओ कुछ छिपा रहा है। हालांकि उसके बारे में सोचते हुए सू लान जानती थी कि जिया हाओ कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन आपके बचाव के लिए धन्यवाद हाओ प्र। मुझे बस ऐसा लगा अगर आप मेरी मदद करने के लिए वहां नहीं होते तो क्या होता। सू लान ने अपनी स्कर्ट के हेम को कसते हुए मीठी आवाज में कहा। ठीक है, शब्दों का उपयोग करने के बजाय आप मुझे कुछ वास्तविक इनाम क्यों नहीं देते? हम। जिया हाओ मुस्कुराए। ओह, और तुम क्या इनाम चाहती हो? हम। सू लान ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कैसे हो लैन, आओ और मुझे कुछ खोजने में मदद करो। सू जिंग रा की दूर से आए आवाज ने सू लान और जिया हाओ को बीच में रोक दिया। सू लान ने हल्की मुस्कान के साथ मुड़कर देखा। ठीक है, चिंता मत करो हाओ प्र, मैं तुम्हें वो दूंगी जो मैं तुम्हें दूंगी, जब भी तुम चाहो। जिया हाओ ने ये सुनकर ठहाका लगाया। सू लान के जाने के बाद वह नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसका फोन बजा और यह एक परिचित नंबर से था। आह मिस्टर चेन, कितना सुखद आश्चर्य, मैं बस आपके कॉल का इंतजार कर रहा था, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है लिटिल जिया, मैं खुलकर बात करूंगा। वह व्यक्ति जो स्नोलायन की मूर्ति चाहता है आ जा रहा है। क्या तुम दोपहर में फ्री होगे? हाँ, हम मिलते हैं। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जिया हाओ ने गहरी सांस लेते हुए कॉल समाप्त की। सू परिवार के साथ मिलकर खाने के बाद जिया हाओ दक्षिणी एजडोजो में चला गया। एह, जियांग रुओयो यहाँ नहीं है। जिया हाओ ने ये सुनकर बड़बड़ाया। हाँ, वह किसी काम से बाहर गई थी। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया। लेकिन उसने मुझे निर्देश दिया था कि जब भी आप यहाँ आएं, मैं आपको रिसीव करूं। मी। जिया। ठीक है, मैं ऊपर जिम जा रहा हूँ। जिया हाओ ने जिम जाते समय सिर हिलाया। नियमित व्यायाम करने से 30 पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पाने में 3 दिन लगेंगे। हालांकि एक धोखा है जिसका उपयोग करके मैं तुरंत इनाम पा सकता हूँ। वास्तव में धोखा सरल है, और यह एक ही दिन में 3 दिनों की ट्रेनिंग करना है। हालांकि यह सरल लग रहा था, लेकिन वास्तविक गेम में इसे खींचना मुश्किल था, क्योंकि एक दिन के जिम के बाद चरित्र थक जाएगा और अधिक व्यायाम नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक कोई खिलाड़ी थकान दूर करने के लिए प्रीमियम मुद्रा के विटिलिटी एलिक्सिर जैसी किसी चीज का उपयोग नहीं करता, तब तक कोई इसे केवल 7 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि जिया हाओ के पास विटिलिटी एलिक्सिर जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी अपनी ताकत यहाँ के किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। ये सोचकर उसने अपनी कसरत शुरू कर दी। जून की दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सुबह के समय के विपरीत जिम में काफी लोग थे। जिम में कसरत करने वाले सभी लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि जिया हाओ अपनी सीमाओं से आगे निकल गया है। हे भगवान, वह कितनी बार ऐसा करने जा रहा है? हाँ, और वह सभी तरह की कसरत कर रहा है। छोटे भाई, तुम्हें अपने शरीर पर इस तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। इस तरह की कसरत करने से तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। क्या ऐसा हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया हो? ये सुनकर जिया हाओ हल्के से हंसा। नहीं भाइयों, ये सच है कि किसी को अपने शरीर के हिसाब से ही करना चाहिए। और अंदाज़ा लगाओ, मेरा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इतना तो ठीक है। पहले तो उनमें से किसी ने भी जिया हाओ पर विश्वास नहीं किया। हालांकि 2 घंटे बाद भी उसकी गति वैसी ही रही जिससे वे दंग रह गए।
उस युवक का शरीर कैसा राक्षसी है। हे भगवान, क्या वह कोई गरीब युवा गुरु है जो एकांत में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। यार, तुम बहुत ज्यादा वेब उपन्यास पढ़ रहे हो। जिस क्षण जिया हाओ ने अपना अभ्यास समाप्त किया, उसने अपने शरीर के अंदर शक्ति का उछाल महसूस किया। क्रिम्सन विगोर पिल की हिंसक ऊर्जा के विपरीत यह ऊर्जा बहुत अधिक उदात्त और शुद्ध थी। थोड़ा आराम करते हुए जिया हाओ लाउंज में गया और क्रॉस लेग करके बैठ गया। अपनी सांस को स्थिर करते हुए उसने ऊर्जा के उस प्रवाह को परिष्कृत करने के लिए अपने गोल्डन अर्हत वज्र बॉडी आर्ट्स का उपयोग किया। उसे लगा कि उसके प्रत्येक अंग पर ऊर्जा के उछाल ने प्रहार किया है। ऊर्जा का कंपन उसके 5 विसरा और 6 हाथों को उत्तेजित कर रहा था, जिससे वे और अधिक मजबूत हो रहे थे। तारांकन बूम, तारांकन। अचानक जिया हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह शौचालय की ओर भागा और गंदगी की एक परत उगल दी। ब्लेग, मैं आखिरकार पहुंच गया। मिट्टी के अंग क्षेत्र, उसने अपना मुंह पोंछते हुए बड़बड़ाया। अब जाकर इस मूर्ति को बेचने का समय आ गया है। अध्याय 56। उठते हुए जिया हाओ ने अपने शरीर को फैलाया। उसके शरीर के अंदर हड्डियों के टूटने की हल्की आवाजें आ रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके अंग अब ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और वे एक सामान्य इंसान के अंगों से ज्यादा उत्पादन देने के लिए तैयार हैं। एक गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ ने अपने कपड़े वापस पहनते हुए अपना पसीना पोंछा। समय देखते हुए जिया हाओ को एहसास हुआ कि अब चेन मो से मिलने का समय हो गया है। जब वह पास के एक छोटे से रेस्तरां में गया तो जिया हाओ ने देखा कि चेन मो उसका इंतजार कर रहा है। आह, लिटिल जिया, मेरे साथ आओ। हमने एक निजी केबिन बुक किया है। तुम्हें पता है, इस जगह का फ्राइड चिकन बहुत बढ़िया है। तो मैं एक बाल्टी लूंगा। जिया हाओ हल्के से हंसा और चेन मो के पीछे निजी केबिन के अंदर चला गया। केबिन के अंदर जिया हाओ ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी भी था जो साधारण कपड़ों में था। नाम सन शुआंग, आयु 52। टिप्पणी, हेझोउ फूड सप्लायर्स के वर्तमान अध्यक्ष। एक चालाक व्यवसाय, वर्तमान में अनिद्रा, चिंता और अवसादग्रस्त। हाल के भविष्य के अंक। 5 दिन बाद एक जल्दबाजी भरे निर्णय के कारण वह 10 अरब युआन से अधिक की परियोजना खो देगा। नाम जू फू, आयु 62। टिप्पणी, पश्चिमी शहर मंदिर के बुजुर्ग ताओवादी। भूगर्भ शास्त्र में कुशल और थोड़ा बहुत भाग्य बताने में वह खजाने की आध्यात्मिक शक्ति का भी मूल्यांकन कर सकता है। हाल के भविष्य के अंक। कोई नहीं। जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों से जूफू और सन शुआंग का वर्णन पढ़ा। हम हेझोउ फूड सप्लायर्स तियानशु राष्ट्र के खाद्य उद्योग में एक विशालकाय कंपनी है। उनका वार्षिक कारोबार 50 अरब युआन से अधिक है। थाई जूफू के लिए मुझे इतनी जल्दी एक वास्तविक ताओवादी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अर्थ के अंदर कुछ रहस्यमय तत्व है, एक कल्पना, इसे कभी पूरी तरह से खोजा नहीं गया। जिया हाओ ने शुन शुआंग और जू फू की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जूनियर जिया हाओ ने बड़े को बधाई दी। मुझे लगता है कि आप श्री सुन शुआंग और बड़े जू हैं। जब जिया हाओ ने उन्हें संबोधित किया तो सुन शुआंग और जू फू ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया हाओ उनकी पहचान जानती होगी। मैं समझ गया, तो बड़े चेन ने तुम्हें हमारे बारे में पहले ही बता दिया है ना? सुन शुआंग ने चेन मो की ओर देखते हुए मुस्कुराया। मैंने नहीं बताया। चेन मो ने अपना सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? छोटी जिया बहुत समझदार है। हो, कितना सुंदर चेहरा, तीखी आंखें और ड्रैगन जैसी जीवंतता। इस युवक का भविष्य उज्ज्वल है। जू फू ने अपनी दाढ़ी रगड़ी और एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान दी। ठीक है, तुम्हें खजाना दिखाने से पहले क्या मैं कारण जान सकता हूं कि श्री सुन ऐसी चीज की तलाश क्यों कर रहे हैं? जिया हाओ उनके सामने बैठते ही मुस्कुराया। बेशक, आप मुझे न बताने का विकल्प चुन सकते हैं। ये सब आपकी मर्जी है, मिस्टर सन। सन शोंग ने जू फू की ओर देखा, जिसने शांति से सिर हिलाया। फिर सन शोंग ने जिया हाओ की ओर देखा और सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, ये 2 महीने पहले शुरू हुआ था। मेरे पिता एक प्राचीन संग्रहकर्ता हैं और उन्होंने बहुत सी चीजें इकट्ठी की हैं। एक दिन वे एक बूढ़े व्यक्ति से मिले और उन्होंने एक चीनी मिट्टी का कटोरा खरीदा। यह एक सीलबंद कटोरा था। हालांकि जिस क्षण वे इसे घर के अंदर लाए, ये गिर गया और टूट गया और उसमें से काला धुआं निकलकर हमारी हवेली में समा गया। जब मैंने अपने पिता से सुना तो मुझे लगा कि यह उनका भ्रम होगा। हालांकि उस दिन से मेरे पिता बीमार पड़ गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी बीमारी बढ़ती गई। हमने कई डॉक्टरों से परामर्श करने की कोशिश की,
लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हवेली से बाहर जाते ही उनकी हालत बिगड़ जाती है, इसलिए अब हम हवेली के अंदर ही उनका इलाज कर रहे हैं। जू फू ने बोलते हुए सिर हिलाया। यह उस कटोरे के अंदर बंद एक दुष्ट आत्मा थी। यह एक दुर्लभ और दुष्ट किस्म की आत्मा है, जिसे जानबूझकर सूर्य परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। चूंकि घर की नींव श्री सूर्य के पिता ने रखी थी, इसलिए घर के फेंगशुई को नुकसान पहुंचाना उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के समान है। और हाँ, हाइजो फूड कॉरपोरेशन को भी इन दिनों काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उस आत्मा को घर से निकालने के लिए हमें एक फेंगशुई सरणी बनाने की ज़रूरत है। हालांकि सरणी के केंद्र में हमें एक पवित्र खजाना चाहिए जिसमें बुराई को दूर भगाने वाली चरम यांग ऊर्जा हो, और कीमती सोना ऐसी ही एक सामग्री है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह वस्तु वास्तव में आपकी मदद कर सकती है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए छोटी स्नोलायन मूर्ति निकाली और उसे जू फू को दिखाया। मूर्ति को पकड़ते ही जू फू की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसकी उंगलियां शेर के याल पर पड़ीं, उसका चेहरा उत्साहित हो गया। हे भगवान, नश्वर दुनिया में इस तरह के खजाने का आना कैसे संभव है? ये बहुत बढ़िया है एल्डर जू, क्या ये खजाना असली है? मैं इसके चारों ओर पवित्र आभा महसूस कर सकता हूँ। इसे अपने आसपास रखने से आप स्वस्थ रहेंगे और अंधेरे ताकतों से आपकी रक्षा होगी। जू फू ने सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे यकीन है कि इससे हम आपकी हवेली से उस अभिशाप को मिटा सकते हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि बहाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, चूंकि एल्डर जू ने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। सन शुआंग ने जिया हाओ की ओर देखा। अपनी कीमत बताओ, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और शांत बैठा रहा। अच्छा, ऐसा करने से पहले मिस्टर सन, क्या आप कुछ दिनों में कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं? कुछ ऐसा जो अगर विफल हो गया तो आपको कुछ अरबों का नुकसान हो सकता है। डील? पहले तो सन शुआंग को समझ में नहीं आया कि जिया हाओ क्या कह रही थी। हालांकि अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे आश्चर्य है कि आपको ये जानकारी कैसे पता चली। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली है। जिया हाओ ने अपनी उंगली मेज पर थपथपाई। बात यह है मुझे पता है कि यह सौदा एक जाल है और यह अंततः विफल हो जाएगा, जिससे आपको एक बार में 10 बिलियन युआन का नुकसान होगा। क्या? ये सुनते ही सन शुआंग के हाव भाव बदल गए। बेशक, वह समझ गया कि जिया हाओ किस सौदे की बात कर रही थी, और अगर सौदा विफल हो जाता है तो यह वास्तव में उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, ये कैसे संभव है? मैंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जांच लिया है। ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। सन शुआंग ने जिया हाओ को झुंझलाहट के साथ देखते हुए अपना सिर हिलाया। तुम बस एक बदमाश हो। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो और मेरे फैसले पर सवाल उठा सकते हो? ठीक है, मैंने बस वही कहा जो मैं बोलना चाहता था। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तुम्हें अपने साथ साथ इस सौदे के बारे में जानने वाले सबसे करीबी लोगों से भी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है उनमें से एक जासूस है और उस सौदे के विफल होने के पीछे का कारण है। ये सुनते ही सन शुआंग के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? अध्याय 57। अगर यह पहले होता तो सन शुआंग जिया हाओ की चेतावनी को बकवास समझकर उसका मजाक उड़ाता। हालांकि उसकी नज़र समझदार थी और उसने महसूस किया कि जिया हाओ सिर्फ बकवास नहीं कर रही थी, और यह भी कि ऐसे असाधारण खजाने के मालिक होने के नाते अगर जिया हाओ सच बोल रही होती तो क्या होता। मुझे यकीन है कि मिस्टर सन की क्षमताओं के साथ मेरे शब्दों को सत्यापित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है न? जिया हाओ ने चेन मो को देखते हुए हंसा। इस बीच, एल्डर चेन, क्या आपने नहीं कहा कि इस रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन बहुत मशहूर है? क्यों न हम इसे आजमाएं? हो, क्या ऐसा है? चेन मो ने सिर हिलाया और वेटर को बुलाया और ऑर्डर में कुछ भी नहीं था। दरअसल वह जिया हाओ के दावों की प्रामाणिकता देखने के लिए भी उत्सुक था। चेन मो वास्तव में जिया हाओ के इर्द गिर्द के रहस्य के बारे में सोच रहा था, जिससे वह शो को अंत तक देखता रहा। लगभग 1 घंटा बीत गया जब जिया हाओ कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपना मुंह पोंछते हुए। वाह, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक स्वादिष्ट है, खासकर उस पर डाली गई तीखी चटनी। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। चेन मो हल्के से हंसा। सन शुआंग को एक कॉल आया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तो क्या आप सच कह रहे हैं?
सन शुआंग ने दबावपूर्ण स्वर में कहा। उसके बाद उसने आह भरी और उसकी आवाज ठंडी हो गई। उसे नीचे ले जाओ और उससे सारी जानकारी निचोड़ लो। कॉल समाप्त करते हुए सन शुआंग ने जटिल आंखों से जिया हाओ को देखा। ठीक है छोटे भाई, मैं आपकी क्षमताओं को देखकर वास्तव में रोमांचित हूँ। एक मोल वास्तव में हमारे प्रतियोगी को बोली दस्तावेज सौंपने की योजना बना रहा है। उसके निजी बैंक खाते में पहले से ही 50 मिलियन युआन आ चुके हैं और आज उसे 30 मिलियन से ज्यादा मिल गए हैं। जिया हाओ ने गिलास से पानी पीते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर सन, मैं भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। आखिरकार इस दुनिया में कनेक्शन का मतलब ही सब कुछ है न? हाँ हाँ, कितने गहरे शब्द। तुम बिल्कुल भी 19 साल के लड़के की तरह नहीं दिखते छोटे भाई। जिया हाओ की खुलकर बात सुनकर सन शुआंग जोर से हंसा। बहुत बढ़िया मिस्टर सन, अब मैं अपनी कीमत बता दूंगा। जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। 2 बिलियन युआन के बारे में क्या ख्याल है? क्या 2 बिलियन युआन? जिया हाओ को कीमत बताते हुए सुनकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। छोटे भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा रकम है? बोलते हुए सन शुआंग के चेहरे पर भाव सख्त हो गए। वास्तव में इस खजाने के लिए 2 बिलियन युआन बहुत ज्यादा है जिया हाओ। चेन मो ने भी सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है कि यह मेरे खजाने के लिए थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं इस खजाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा हूँ। जिया हाओ मुस्कुराया। मिस्टर सन, मैंने अभी अभी आपको एक बड़े नुकसान से बचाया है। क्या मुझे अपने लिए कुछ इनाम नहीं लेना चाहिए? ठीक है और नहीं, जैसा कि मैंने कहा। जिया हाओ ने शांत निगाह से सन शुआंग को देखा। कभी कभी कनेक्शन पैसे से ज्यादा कीमती होता है न? और यह एक तरफा कनेक्शन नहीं है। अगर मुझे आपसे फायदा मिल रहा है तो आपको भी मुझसे फायदा मिल रहा होगा। तो आप क्या कहते हैं मिस्टर सन, क्या आप इसमें शामिल हैं? जिया हाओ ने उसे गौर से देखा। मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं छोटे भाई। हालांकि 2 बिलियन, मैं जानता हूं कि एक व्यवसायी के तौर पर मोलतोल करना आपका स्वभाव है। जिया हाओ ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि कभी कभी आपको बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत होती है। हालांकि मैं कीमत आधी करके आपको यह 1 बिलियन युआन में बेच सकता हूँ। जिया हाओ ने अचानक कहा। ओह, और शर्त क्या है? सुन शुआंग ने कीमत पर कोई मोल तोल नहीं किया और जिया हाओ की ओर देखा। किंगजो गैलरी के मालिक ली ताओ को नीचे लाओ, जिया हाओ ने हल्के स्वर में कहा। लगता है कि छोटे भाई को ली ताओ से कोई दुश्मनी है। चेन मो ने जिया हाओ की ओर उत्सुकता से देखा। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए ज्यादा कुछ नहीं बताया। जब तक वह मर नहीं जाता या उसे हमेशा के लिए जेल में बंद नहीं कर दिया जाता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। ये बहुत गहरी दुश्मनी है। जिया हाओ की ओर देखते हुए सुन शुआंग ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ली ताओ को बाहर निकालने के साथ साथ 1 बिलियन युआन। मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूँ। आपके साथ काम करना खुशी की बात है मिस्टर सन। जू फू द्वारा छोटी मूर्ति को अपने साथ ले जाने पर जिया हाओ और सुन शुआंग ने हाथ मिलाया। यह मेरा नंबर है। अगर कुछ होता है तो मुझे सीधे कॉल करें। जैसा आप कहें अंकल सन। हाँ, अच्छा लड़का। जाने के बाद जिया हाओ अपने खाते को वीवीआईपी खाते में अपग्रेड करने के लिए बैंक गया। उसके खाते में राशि और सुन शुआंग की भागीदारी को देखकर प्रबंधक ने जिया हाओ के साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार किया। हाँ, बाहर में जाओ। जिया हाओ जोर से हंसा जब उसने अपने खाते में 1 अरब युआन से अधिक देखा। पैसा कमाना वाकई आसान है न? खासकर जब आपके पास क्षमताएं हों। जिया हाओ सड़क पर चलते हुए अच्छे मूड में था। आखिर 1 अरब युआन पाकर कौन खुश नहीं होगा। जब वह गुजर रहा था तो उसका ध्यान एक फेरी वाले पर पड़ा। ताओवादी मंदिर पर विश्वास करो, स्वर्ग के नियम पर विश्वास करो। ये ताबीज तुम्हारे लिए सौभाग्य ला सकता है। एक ताबीज जो बुराई को दूर कर सकता है और एक ताबीज जो सौभाग्य ला सकता है। दुर्लभ गोलियां भी हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। वह ताबीज के साथ साथ बहुत सारे गहने भी बेच रहा था। जिज्ञासावश वह उसकी ओर चल पड़ा। गुड लक टेलिस्मैन पीले रंग के प्रिंटेड पेपर और लाल स्याही से बना है। सबसे कम गुणवत्ता वाला नकली सामान। इविल एक्सपेलिंग टेलिस्मैन पीले रंग के प्रिंटेड पेपर और लाल स्याही से बना है। सबसे कम गुणवत्ता वाला नकली सामान। इविल एक्सपेलिंग टेलिस्मैन पीले रंग के प्रिंटेड पेपर और लाल स्याही से बना है। सबसे कम गुणवत्ता वाला नकली सामान। इविल एक्सपेलिंग टेलिस्मैन
पीले रंग के पीच पेपर और काले रंग के कुत्ते के खून की स्याही से बना है। बेहतर गुणवत्ता वाला नकली सामान। यह नकली है लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाला है। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने इसके बारे में सोचा। उसने टिप्पणी देखी और खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। फिर उसने एक और बोतल देखी। आकर्षण की गोलियां, चॉकलेट और थोड़ी अफीम से बनी। ये थोड़ी लत लगा सकती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। बेट एयर क्वालिटी नकली। अच्छा, ये कौन सा ताबीज है? जिया हाओ उस फेरी वाले के पास गया और उसने जिज्ञासा से पूछा। हो नौजवान, ऐसा लगता है कि आज मेरे बेहतरीन सामान के साथ तुम्हारा भाग्य खराब है। फेरी वाले ने एक सच्चे पेशेवर की तरह मुस्कुराते हुए बात की। यह एक दुष्टात्मा भगाने वाला ताबीज है। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो कोई भी दुष्टात्मा तुम्हारे 20 मीटर के दायरे में नहीं आ सकती। और अगर तुम इसे फाड़ दोगे तो यह ऊर्जा का एक अंधा कर देने वाला विस्फोट पैदा करेगा जो उसे तुरंत भगा देगा। ओह, ये शक्तिशाली लगता है। बोलते समय जिया हाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। चिंता मत करो, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। फेरी वाले ने खांसी। चूंकि यह तुम्हारा भाग्य दिन है, इसलिए इस ताबीज की कीमत तुम्हें 10,000 युआन होगी। 10,000? जिया हैरान थी। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? मैं कुछ और खरीदना चाहूंगी। जैसे, ये बोतल क्या है? यह एक आकर्षक गोली की बोतल है। फेरी वाला मुस्कुराया। हे, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अगर तुम उसे यह गोली खिला दोगे तो वह तुम्हारे प्रति स्नेही हो जाएगी। इस बोतल की कीमत 20,000 युआन है। दोनों की कीमत 500 युआन है। जिया हाओ ने शांत स्वर में कहा। क्या? फेरी वाले का चेहरा सख्त हो गया। छोटे भाई, मैं भी एक व्यवसाय हूँ। दोनों के लिए 15,000 युआन कैसा रहेगा? 800 युआन। दोनों के लिए 5,000 युआन। 1,000। इसे ले लो या मैं चली जाऊंगी। जिया हाओ के हाव भाव नहीं बदले। ठीक है, ये लो। फेरी वाले ने बड़बड़ाते हुए जिया हाओ को सामान दिया। जिया हाओ ने उसे 1,000 युआन दिए और जल्दी से वहां से चली गई। हे, मैंने अभी भी 800 युआन से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। बुरा नहीं है, मेरे हुनर अभी भी हैं। फेरी वाला मुस्कुराया और अपने खजानों के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया। अध्याय 58। सुबह हवेली में वापस लौटते हुए जिया हाओ ने देखा कि अभी शाम के सिर्फ 6 बजे हैं। इसलिए उसने कहा कि वह पूरी रात गेम खेलेगा और रात का खाना नहीं खाएगा। सन युनकी और सू लान ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने कहा कि जिया हाओ को अपने शरीर को इस तरह से नहीं धकेलना चाहिए। हालांकि सू जिंगर ने कहा कि उसका शरीर इसे संभालने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। तियानशु राष्ट्र में 12 घंटे का मतलब है यूनलान महाद्वीप में 7 घंटे। बुरा नहीं है, मैंने पहले ही कुछ सैग के टुकड़े, कुछ चाकू, सोया सॉस और हॉट सॉस की एक बोतल, एक मोबाइल फोन, वह तावीज और आकर्षक गोलियों की एक बोतल खरीद ली है। जिया हाओ ने बुदबुदाते हुए कहा और उसने ये सारी चीजें चमत्कार के बर्तन में डाल दी। ओह, मैंने सेना युद्ध संरचनाओं का भी पूरा अनुवाद किया है। हालांकि मुझे अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपने अनुवाद की जांच करनी चाहिए। सोने के लिए जाते हुए जिया हाओ ने अपना सिर साफ किया और धीरे धीरे सो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती गईं। उसने खुद को कई परिवार की हवेली के अंदर अपने कमरे में बिस्तर पर पाया। खिड़की से बाहर देखते हुए जिया हाओ को एहसास हुआ कि यहाँ पहले से ही शाम हो चुकी थी। अपने कपड़े उतारते हुए उसने प्राचीन दुनिया की पोशाक पहनना शुरू कर दिया। हालांकि जब वह लगभग नग्न था तो दरवाजा खुला और कै यिक्सू और मिनमिन अंदर चले गए। मिनमिन, क्या हमने नानहाई शहर में हमारे सभी लोगों को सतर्क कर दिया है? हाँ, यंग लेडी, और प्रतिक्रिया सकारात्मक है। मुझे यकीन है कि कल का दिन सुचारू रूप से गुजरेगा। मिनमिन के वाक्य को पूरा करने से पहले उसकी नज़र बेडरूम में खड़े व्यक्ति पर पड़ी जिसका शरीर धीरे धीरे दीपक की रोशनी में चमक रहा था। क्या हुआ? कै यिक्सू ने मिनमिन की दृष्टि का अनुसरण करते हुए रुककर देखा, केवल जिया हाओ को कपड़े बदलते हुए देखा। जिया हाओ भी आश्चर्यचकित था क्योंकि वह कै यिक्सू और मिनमिन को घूर रहा था। गुड इवनिंग यू। कै यिक्सू ने पलटते ही शर्म से लाल हो गई। तुम कब लौटी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिनमिन को मुड़ते हुए न देखकर कै यिक्सू ने उसे पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। मैं अभी वापस आई हूँ। जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो। ठीक है। जिया हाओ कै यिक्सू को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपना पहनावा बदल लिया। हे भगवान, क्या तुम भूत हो? कै यिक्सू ने आखिरकार पलटकर जिया हाओ को झुंझलाहट और आश्चर्य से देखा।
उसने घर के चारों ओर मैनपावर को दोगुना कर दिया। फिर भी जब जिया हाओ इस कमरे में दाखिल हुई तो उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसका शरीर भी राक्षसी था। मिनमिन ने जिया हाओ के निचले हिस्से पर नजर डाली, धीरे से बुदबुदाया, तुम क्या क्या कह रही हो? कै यिक्सू ने मिनमिन के सिर पर थप्पड़ मारते हुए शर्माते हुए कहा, जिससे वह चिल्ला उठी, अहम, मेरी पत्नी, मैं अभी अभी दूर से वापस आया हूँ। मुझे आराम नहीं करने दोगी? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? कै यिक्सू को संदेह हुआ। हालांकि उसने सिर हिलाया और घूम गई। मेरे पीछे आओ, वैसे भी रात के खाने का समय हो गया है। क्या हम पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं? हाँ। जिया हाओ की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि जब उसने यहाँ के बेस्वाद खाने के बारे में सोचा तो उसकी खुशी कम हो गई। रुको, मैं अपने साथ कुछ हॉट सॉस और सोया सॉस लाया हूँ। नहीं, मैं कम से कम खाने में मसाला तो डाल सकता हूँ। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, यह मेरी खुशी होगी, पत्नी। कै यिक्सू के कान लाल हो गए और वह जल्दी जल्दी चलने लगी। तो मेरे पीछे आओ, और मुझे पत्नी मत कहो। तो फिर मैं तुम्हें पत्नी क्या कहूँ? डार्लिंग, हनी। जिया हाओ मुस्कुराए। मैं नहीं, वो नहीं। कै यिक्सू ने अपना मुंह बंद करते हुए अपने होंठ काटे। उसे एहसास हुआ कि वह जिया हाओ से नहीं जीत सकती। तो मैं तुम्हें पत्नी ही कहूंगी। हाँ। जब वे भव्य डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो कै युनहाए और ली रॉ ने वह पहले से ही बैठा हुआ था। नौकर एक के बाद एक भाप से भरे व्यंजन परोस रहे थे। ओह, छोटी जिया भी हमारे साथ डिनर के लिए शामिल हो रही है। ली रॉ ने अपनी भौहें उठाईं और कै यिक्सू के बगल में बैठी जिया हाओ को देखा। हो, मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम कहाँ चली गई। मेरे आदमी तुम्हें पूरे शहर में नहीं ढूंढ पाए। कै युनहाए की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, ससुर जी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। तो हम डिनर में क्या खाएंगे? लैम्ब चॉप, सूप पकौड़ी और चावल के नूडल्स के साथ तली हुई मछली। कुछ और साइड डिश भी हैं। ली रॉ मुस्कुराए। लैम्ब चॉप थोड़ा फीका लग रहा है। जिया हाओ ने इसे देखते हुए बुदबुदाया। हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हालांकि हमारा पारिवारिक रसोईया होंगिक्सन टॉवर जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह भी पाककला में माहिर है। कै यिक्सू ने जिया हाओ को देखते हुए अपने होंठ सिकुड़े। अच्छा हुआ कि मैंने इस बार अपने साथ कुछ नई चीजें खरीदी हैं। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अचानक 2 बोतलें निकालीं। एक लाल रंग से चमक रही थी जबकि दूसरी स्याही जैसी काली थी। वे क्या हैं? हर किसी की नज़र जिया हाओ पर पड़ी जब उन्होंने उसके हाथ में 2 बोतलें देखीं। स्पेशल हॉट केचप, तीखी लाल मिर्च के साथ मिश्रित रसदार टमाटर प्यूरी। मसाले में तीखापन होता है जिसे चाटते ही मुंह में पानी आ जाता है। चेतावनी, मसाले के शौकीनों को इसकी लत लग सकती है। स्पेशल सोया सॉस, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मंत्रमुग्ध और स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ये थोड़ी मात्रा में खाने से डिश का स्वाद बढ़ा सकता है। जब जिया हाओ ने प्लेट में सॉस डाला तो सभी उत्सुक हो गए। कै युनहाए की नाक हिल गई और उसने सिर हिलाया। इसमें सुगंधित और मसालेदार गंध है। ससुर जी, मीट चॉप को इसमें डुबो कर खाओ, अगर आप ऐसा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण कै युनहाए ने इसे खाया, उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ली रॉ भी उत्सुक थी क्योंकि उसने भी अपने निवाले को लाल सॉस में डुबोया और खाया। हे भगवान, ये बहुत मसालेदार है। ली रॉ ने मांस चबाते हुए खांसी। लेकिन यह अच्छा है। हाँ, उफ, यह मसालेदार है। हाँ। कै युनहाए जोर से हंसा और उसने एक और निवाला अच्छी तरह से डुबोया और खाया। लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे ऐसा मसालेदारपन याद आ रहा था। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैं खाना बंद नहीं कर सकता। और ये सोया पेस्ट जैसा लगता है। कै यिक्सू को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सोया सॉस का स्वाद चखा। नहीं, ये बहुत चिकना और स्वाद में समृद्ध है। सोया पेस्ट में भी स्वाद होता है, लेकिन ये दूसरे क्षेत्र में है। ये सोया सॉस है, सोया पेस्ट के किण्वन से बनी कोई चीज़। यह उस कच्चे पेस्ट से कहीं बेहतर है जिसे आप खा रहे हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। तो ससुर जी, अब लैम्ब चॉप का स्वाद कैसा है? स्वर्गीय। हे, तो हम इसे कैसे बेच सकते हैं? जिया हाओ ने अपना विचार रखा। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? ली रॉ ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन उसने स्थिति को समझा और चिल्लाई, क्या आप हमारी बन शॉप में इन सॉस का उपयोग करने की बात कर रहे हैं?
सास अपनी सुंदरता के साथ साथ वास्तव में बुद्धिमान है। जिया हाओ मुस्कुराए। ओह, क्या चांदी की जीभ है, ली रॉ ने हंसते हुए कहा। लेकिन आपकी योजना में कुछ संभावनाएं हैं। ठीक है, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सास। जिया हाओ ने काटने से पहले नूडल में कुछ सॉस भी छिड़के। हम इसके लिए धीरे धीरे योजना बना सकते हैं। अभी के लिए कृपया रात के खाने का आनंद लें। हाँ, अच्छा, कितना अच्छा दामाद है। तय युनहाई ने उसकी ओर देखते हुए जोर से हंसा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खाने के दौरान कुछ पीना चाहिए, है न? ओह, ससुर पीना चाहते हैं। जिया हाओ ने माओताई की बोतल निकाली और उसमें से कुछ एक छोटे गिलास में डाला। ये लो। यह उर्द। तय युनहाई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने एक छोटा घूंट लिया। ये जिया हाओ के पास सबसे तेज शराब थी और अब तय युनहाई इसका अनुभव कर रहा था। हाँ, बकवास। यह जल रहा है। हाँ, तय युनहाई ने जिया हाओ को देखते हुए हंसा। लानत है बदमाश, तुमने मुझसे इतनी अच्छी चीज छिपाई। ठीक है, खास चीजें खास मौकों के लिए आरक्षित होती हैं, ससुर जी। जिया हाओ मुस्कुराए। खैर, चलो कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। ली रॉ ने तय युनहाई को घूरते हुए देखा और उसने अपना मुंह खोला। नानहाई शहर के जिला मजिस्ट्रेट के चयन के बारे में। अध्याय 59। अन्य लोग नानहाई सिटी मजिस्ट्रेट बनने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक जनरल है और उसके पास काफी सैन्य शक्ति है। तय यिक्सू ने अपने होठों को चाटते हुए अपने होठों पर बची हुई चटनी का स्वाद लेते हुए आह भरी। सिटी मजिस्ट्रेट होने के नाते पिता नानहाई शहर में कानून प्रवर्तन की शक्ति रखने में सक्षम होंगे। ये कुछ ऐसा है जो सिटी लॉर्ड की शक्ति को टक्कर देगा। और जैसा कि आप जानते हैं, सुओ मिंग जो नानहाई शहर के वर्तमान सिटी लॉर्ड हैं और सुओ परिवार के परिवार के साथ थोड़ा शत्रुतापूर्ण हैं। आखिर एक पहाड़ पर दो बाघ तो हो नहीं सकते, ली रॉ ने समझाया। इसलिए अगर पति सिटी मजिस्ट्रेट बन जाता है तो सु परिवार कोने से हम पर भौंक सकता है। हालांकि शाही परिवार से मंजूरी पाना आसान नहीं है। तय युनहाई ने कड़वी मुस्कान दी। मुझे यकीन है कि वे मुझे कोई मुश्किल काम देने जा रहे हैं। ससुर जी, क्या आपको पता है कि यह क्या हो सकता है? जिया हाओ पूछे बिना नहीं रह सकी। मुझे लगता है कि यह मूनलाइट रेपिस्ट का मामला हो सकता है। तय यिक्सू बोली। मूनलाइट रेपिस्ट? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। ये पश्चिम में शुरू हुआ। पश्चिमी नदी शहर में एक अमीर रईस के घर को लूट लिया गया और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। 3 दिन बाद उसकी क्षत विक्षत लाश नदी के किनारे मिली। उसके बाद उसी शहर में 3 और ऐसी ही घटनाएं हुई, इससे पहले कि अगला मामला 1 महीने बाद यूजू काउंटी में सामने आए। और 10 दिन पहले हमारे नानहाई शहर में 2 ऐसे मामले हुए। तय यिक्सू ने आह भरी। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसकी बाईं आंख पर एक निशान है। बात यह है कि वह 7वें कप्तान के नेतृत्व वाले नानहाई शहर के गार्डों द्वारा घायल हो गया था। उसके बाद उसका ठिकाना अज्ञात है। वह शायद पहले ही शहर छोड़ चुका है। तो आप कह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट बनने के लिए ससुर को इस कमीने को पकड़ना होगा? जिया हाओ ने तय युनहाई की ओर देखा। अच्छा, सिटी मजिस्ट्रेट सम्राट की ओर से न्याय का प्रतीक है। तय युनहाई ने कंधे उचका दिए। लेकिन बात यह है कि वह कमीना छिपने में बहुत अच्छा है। नानहाई शहर के सभी परिवार और गुट उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ था। तय युनहाई ने बड़बड़ाया। उसके सिर पर पहले से ही 30,000 टेल सोने का इनाम है। हालांकि वह छिपने में बहुत कुशल है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी नानहाई शहर में है। तय युनहाई ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, क्योंकि उसकी चोटें हल्की नहीं हैं। अगर वह ऐसी चोटों के साथ बाहर जाता है तो वह तुरंत पकड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए अगर वह अभी भी नानहाई शहर के अंदर सभी की नाक के नीचे रहते हुए भी पकड़ा नहीं गया है। जिया हाओ मुस्कुराए। आप उसकी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं, ससुर जी? अभी तक जन्मजात क्षेत्र नहीं। मुझे तो ये भी संदेह है कि क्या वह गहन जागृति क्षेत्र के चरम चरण तक पहुंच गया है। लेकिन उसकी मार्शल आर्ट, यह एक अनोखी चुपके वाली तकनीक है। वैसे भी मुझे लगता है कि हमें कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। जिया हाओ मुस्कुराए। तय यिक्सू को इसका एहसास हुआ और वह हैरान रह गई। आह, क्या तुम झूबुया के बारे में बात कर रहे हो? तय यिक्सू की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, उसे पकड़ने के बाद हम इस मूनलाइट रेपिस्ट के बारे में जांच कर सकते हैं। जिया हाओ मुस्कुराए।
झू हुआ के साथ क्या हुआ? तुम कल फिर से काम करने जा रही हो? लीरो ने कए यिक्सू और जिया हाओ की तरफ देखा। चिंता मत करो सास, हम उसे ईमानदारी से पकड़ेंगे ताकि कोई भी शक की आवाज न उठा सके। जिया हाओ मुस्कुराए। ठीक है, दिन खत्म हो गया है, मुझे लगता है मुझे वापस जाकर आराम करना चाहिए। जिया हाओ खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? कए यूनहाई ने जिया हाओ की तरफ देखा। आराम करने के लिए। मुझे चावल की शराब की बोतल दे दो। कए यूनहाई ने लालच से अपने होंठ चाटे। ससुर जी, आपको ज्यादा नहीं पीना चाहिए। जिया हाओ ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुम अपने ससुर की अवहेलना कर रहे हो? प्रिय, मुझे भी लगता है तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, ली रॉ ने कहा। लेकिन वो शराब मुझे और चाहिए। मैंने कहा, आज रात कोई ड्रिंक नहीं। कए यूनहाई ने अपना मुंह बंद कर लिया जब उसने महसूस किया कि ली रॉ के स्वर में बर्फीली चमक आ गई है। जिया हाओ को देखते ही कए यिक्सू उठ खड़ी हुई। हम वापस जा रहे हैं। आगे बढ़ो यिक्सू, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक सुखद रात बिताओगे। माँ, तुम क्या कह रही हो? कए यिक्सू ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। जिया हाओ ने इधर उधर नहीं देखा और तेजी से उसका पीछा किया। अपने कमरे में पहुंचकर कए यिक्सू और जिया हाओ चुप हो गए। ठीक है, चून की देर हो चुकी है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। हाँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं कहीं और सो जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिया हाओ जानती थी कि कए यिक्सू ऐसा ही कुछ कहेगी। बिस्तर पर चढ़ते हुए जिया हाओ ने बिस्तर के बीच में तकिए रख दिए। हम हमेशा बिस्तर साझा कर सकते हैं मेरी पत्नी, खुद को इस तरह से दंडित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक है, मैं सोफे पर आराम से सोता हूँ, कए यिक्सू ने जोर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा पत्नी, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें अपने पति पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। जिया हाओ मुस्कुराया और एक तरफ लेटकर सो गया। कए यिक्सू ने कुछ देर सोचा और आह भरी बिस्तर पर जिया हाओ के साथ शामिल हो गया। इस बीच जिया हाओ सो नहीं गया था, लेकिन इस बार यूनलान महाद्वीप में लाए गए सामानों को देखते हुए बुराई दूर करने वाला आकर्षण आध्यात्मिक क्यूई से बनाया गया, पीले आड़ू के कागज के साथ एक काले कुत्ते के परिष्कृत खून से बनाया गया एक तावीज जो स्वाभाविक रूप से बुरी चीजों को धारक से दूर रख सकता है। एक बार फट जाने पर यह चमक का एक विस्फोट पैदा करेगा जो किसी भी बुराई को भगा सकता है, जैसा मैंने सोचा था। ये संभव है, इसे आप चमत्कार कहते हैं। जिया हाओ ने जब विवरण देखा तो वह उत्साहित हो गया। जब उसने इसे खरीदा था तो ये स्पष्ट रूप से नकली वस्तु थी। हालांकि अब यह एक वास्तविक बुराई को दूर करने वाला तावीज बन गया है। चमत्कार का बर्तन यह नकली को असली में बदल सकता है। इसका मतलब है कि कई अवास्तविक चीजें वास्तविकता में दिखाई देंगी। नहीं, जैसा कि कहा गया है, सब कुछ कार्य कारण के नियम और दुनिया पर निर्भर करता है। मैं यहाँ एक जादुई तलवार ला सकता हूँ, लेकिन मिसाइल नहीं, मुझे लगता है। लेकिन वैसे भी ये खोज बहुत बढ़िया है। मुझे अन्य चीजों की स्थिति देखने दो। सत्य की गोलियां, विशेष जड़ी बूटियों से उपचारित, ये गोली किसी को सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती है। यदि जानकारी मस्तिष्क में है तो व्यक्ति इसे छिपा नहीं पाएगा। 30 मिनट के लिए प्रभावी। तो आकर्षक गोली सत्य की गोली में बदल गई है ना? मेरा मानना है कि एक बोतल में 10 गोलियां होती हैं। हे, क्या खजाना है। ग्रीन आइड जैड, बीच में एक हरे रंग की आंख के साथ एक बहुत ही शुद्ध गुणवत्ता वाला ग्लास जैड। इस तरह का जैड खजाना या आकर्षण बनाने के लिए एक बहुत अच्छी सामग्री है। दमिश्क डैगर, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील को दमिश्क डैगर में बदल दिया जाता है। बहुत तेज, टिकाऊ और डिजाइन में उत्तम। मेरे द्वारा लाए गए सभी 4 चाकू दमिश्क डैगर में बदल गए। कितना मजेदार है। मोबाइल फोन, लिटिल राइस ब्रांड का एक साधारण मोबाइल फोन। अच्छा, मैंने सोचा था कि यह एक मोबाइल फोन में बदल जाएगा जहां मैं दूसरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है ये कहानी की शैली को बदल देगा। मुझे लालची नहीं होना चाहिए। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। चलो झूबुया और मूनलाइट रेपिस्ट के मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस बारे में सोचते हुए जिया हाओ धीरे धीरे सो गया। जब सूरज उगता है तो जिया हाओ की आंखें फड़कती हैं क्योंकि उसे घुटन महसूस होती है। ये मुलायम चीज मेरे चेहरे पर क्या दबा रही है। अध्याय 7। अचानक जिया हाओ की आंखें खुल गईं और उसने अपने चारों ओर देखा। हालांकि उसने पाया कि वह बिस्तर पर अकेला था। क्या ये कोई भ्रम था? शायद मैं इन दिनों बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ।
जिया हाओ ने मन ही मन सोचा और जम्हाई लेते हुए बिस्तर से उठ गया। युवा मास्टर जिया, क्या तुम जाग गए हो? जिया हाओ ने देखा कि यह कई यिक्सू की नौकरानी मिनमिन थी। वह उसका चेहरा धोने के लिए पानी से भरा एक कांसे का बर्तन पकड़े हुए थी। जिया हाओ को अचानक एहसास हुआ कि वह टूथब्रश और पेस्ट लाना भूल गया था। एह, यह क्या है? जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने कुछ ऐसा देखा जो टूथब्रश जैसा दिख रहा था। हालांकि हैंडल हड्डियों से बना था और ब्रश बहुत कच्चा लग रहा था। साथ में हरे रंग का एक छोटा कप था जिसमें ताज़ी कुचली हुई पत्तियों की खुशबू आ रही थी। ये कड़वे पत्तों के पेस्ट वाला माउथ ब्रश है। मिनमिन असमंजस में बोला। यह आपके मुंह को धोने के लिए है, यंग मास्टर। ठीक है। जिया हाओ ने सिर हिलाया और ब्रश को पेस्ट में डुबोया और अपने दांत साफ करने लगा। अरे, ये बहुत कड़वा है। उसकी अभिव्यक्ति में झिझक थी, लेकिन उसने ब्रश करना जारी रखा और फिर अपना मुंह साफ किया। कड़वे पत्तों का पेस्ट कड़वे पत्तों के पेड़ की ताजी पत्तियों और गोंद से बना है। इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं। मुझे लगता है कि प्राचीन लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। हालांकि उनके पास तकनीक नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान भी उन्नत है, बस एक अलग तरीके से। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। युवा महिला डाइनिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। मिनमिन ने सिर झुकाया। हालांकि जिया हाओ देख सकता था कि वह चोरी कर रही थी और उसने उसकी तरफ देखा। क्या बात है, मिनमिन? क्या मैं आज सुंदर दिख रहा हूँ? जिया हाओ मुस्कुराया। अरे रुको, मैं हमेशा से सुंदर रहा हूँ। फाफ, यंग मास्टर जिया, आप इतने घमंडी हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वासी होना, मिनमिन। जिया हाओ ने उसके पीछे चलते हुए ठहाका लगाया। तय यिक्सू एक खूबसूरत सफ़ेद पोशाक में मेज के बगल में बैठी थी। सुबह की धूप उसके सुंदर रूप को रोशन कर रही थी, जिससे जिया हाओ थोड़ा चौंक गई। क्या वह महिला वास्तव में मेरी पत्नी है? जिया हाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी और वह उसके पास चला गया और उसके पास बैठ गया। सुप्रभात, पत्नी। क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई हो? ओह, वह तो। मिनमिन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तय यिक्सू ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह तुरंत चुप हो गई। सब ठीक था, जल्दी करो और नाश्ता खाओ, तय यिक्सू बोली। जिया हाओ आश्चर्यचकित थी और उसे लगा कि बंस और सूप की खुशबू बहुत अच्छी थी। आह, तुमने कल रात मेरे दिए सॉस का इस्तेमाल किया। सूप का स्वाद लेते ही जिया हाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। आह, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। जिया हाओ ने तय यिक्सू को बंस देते हुए सिर हिलाया। तुम भी खाओ, बीवी। मैंने झू बुया पर नज़र रखने के लिए हमारे कुछ गार्ड पहले ही भेज दिए हैं। अभी कुछ ही पल पहले मुझे खबर मिली कि वह अपने घर से बाहर चला गया है। नाश्ता खत्म करते हुए जिया हाओ जाग गया। तो फिर हम अलग क्यों न हो जाएं? तय परिवार पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम्हारे लिए झू बुया का सामना करना उचित है। तुम्हारा क्या? तय यिक्सू ने जिज्ञासा से जिया हाओ को देखा। मैं झू बुया के छिपे हुए भंडार को खोदने जा रहा हूँ। जिया हाओ मुस्कुराया। जब वह चला गया, तय यिक्सू ने मिनमिन को घूर कर देखा। क्या तुम सच में उसे बताने जा रहे थे कि मैंने उसे गलती से सोने के लिए गले लगा लिया था और अपने स्तनों से उसका चेहरा कुचल दिया था? नहीं, यंग लेडी, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे गुदगुदी मत करो। ... इसके अलावा मुझे यकीन है कि मिस्टर झू आसानी से गोलियों की यह बोतल खरीद सकते हैं। जो भी हो, झू बुया ने अपनी जेब से हजारों टैल के सोने के नोटों का ढेर निकालते हुए नाक भान सिकुड़ी। जैसे ही वह उसे उस आदमी को देने वाला था, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। झू बुया, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम एक दिन पकड़े नहीं जाओगे? तय यिक्सू ने दुकान में घुसते ही नाक भान सिकुड़ी। झू बुया की पलकें झपक रही थीं। जब उसने तय यिक्सू को देखा तो वह चौंक गया। उसके सामने खड़े आदमी ने अचानक सोने के नोटों को पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ा। हालांकि दुकान के पिछले दरवाजे के बाहर पहरेदारों की एक पंक्ति दिखाई दी, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। इसका क्या मतलब है, यंग लेडी कहे? झू बुया ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम अभी भी कारण पूछ रही हो? तय यिक्सू ने नाक भान सिकुड़ी। लेकिन फिर, इससे पहले कि तुम कहो कि तुम निर्दोष हो, मुझे तुम्हारा अपराध घोषित करने दो। झू बुया, तुमने धोखाधड़ी की है और कई परिवार के फंड की एक बड़ी राशि अपनी जेब में ले ली है। तुमने खाता बही में हेराफेरी की और कई परिवार के पैसे चुरा लिए। क्या तुम और सुनना चाहती हो? यंग लेडी कहे, ये कुछ गंभीर आरोप हैं। झू बुया ने व्यंग्य किया। तुम मुझ पर कैसे आरोप लगा सकती हो, जो कई परिवार का वफादार विषय रहा है? वफादार हो या नहीं, हम इसे पारिवारिक मुकदमे में जानेंगे।
सेया यिक्सू ने ठंडी आवाज में कहा। गार्ड्स, उसे गिरफ्तार करो। चलो देखते हैं। झू हुआ ने हिम्मत जुटाई और विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि यह व्यर्थ होगा। यह शापित कुत्ता, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? इसके अलावा मेरे मुखबिरों में से किसी ने भी मुझे मेरी गिरफ्तारी के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई वास्तविक सबूत मिला होगा। खाता बही के उस पहाड़ के बीच लेखांकन त्रुटियों की तलाश करने की कोशिश करना असंभव। विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचते हुए झू हुआ को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि वह कई यिक्सू के पीछे कई परिवार की संपत्ति में वापस चला गया। कई परिवार का मुख्य हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसमें कई यूनहाई कुलपति की कुर्सी पर बैठे थे। झू हुआ अपने घुटनों पर गिर गए और अपनी बेड़ियां दिखाईं। मेरे प्रभु, यह अन्याय है। क्या इस तरह से एक वफादार व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है जो दशकों से कई परिवार की सेवा कर रहा है? क्या हुआ? यह क्या उपद्रव है? कई यूनहाई ने नर्म स्वर में पूछा। कुलपति कई, झू हुआ को धनगबन का दोषी पाया गया है। खाता बही में हेराफेरी करके वह हमारे खजाने से हजारों हजारों टन सोना लूट रहा है। कई यिक्सू ने बोलते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये कैसे संभव है? श्री झू हमारे लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप बहुत गंभीर हैं। युवा महिला कई, क्या आपको यकीन है? झू हुआ ने अपना सिर फर्श पर पटक दिया। कुलपति कई, मैंने ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिससे कई परिवार को नुकसान पहुंचे। लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या ये कई परिवार का न्याय, उदारता है? झू हुआ, चूंकि यिक्सू ने आपको गिरफ्तार किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसके पास अपने दावे के लिए वैध कारण है। सेया यूनहाई ने शांति से बात की। यिक्सू, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, कुलपति कई, यिक्सू ने ताली बजाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अचानक कुछ नौकरों ने कुछ खाता बही खरीदी और उन्हें सबके सामने पेश किया। मैंने नमूने के तौर पर 5 खाता बही लाई हैं। यिक्सू ने लापरवाही से एक पन्ना खोला और चिन्हित भाग की ओर इशारा किया। जो बुजुर्ग अंधे नहीं हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी जांच करेंगे और खर्चों से उनका मिलान करेंगे। झू हुआ के चेहरे पर तब भाव बदल गया जब उसने देखा कि यिक्सू ने वास्तव में लेखा बही में गलतियां पाई हैं। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, क्योंकि उसने जल्दी से उन बुजुर्गों की ओर देखा जिन्होंने उससे रिश्वत ली थी। ये सच है। भगवान, यह अंतर 20,000 टेल से ज्यादा है। यह झू हुआ द्वारा जेब में डाले गए पैसे को देखकर कई बुजुर्गों के चेहरे पर भाव बदल गए। यहाँ तक कि रिश्वत पाने वाले भी अपनी जीभ काटने से खुद को नहीं रोक पाए। ये कमीना, इसने कितना लिया? अध्याय 61। मेरे स्वामी, यह एक साजिश है। हाँ, ये होना चाहिए। झू हुआ चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि वह इस मामले से बच नहीं सकता, क्योंकि सभी के सामने उसके भ्रष्टाचार के ठोस सबूत थे। यह मेरा शापित नौकर होना चाहिए। वो कमीना, क्या सांप है? झू हुआ ने कई यूनहाई के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उसकी आवाज और भी दयनीय हो गई थी। यहाँ तक कि कई यिक्सू को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि झू हुआ की अभिनय क्षमताएं पेशेवर अभिनेताओं को भी शर्मिंदा कर सकती हैं। कुलपति कई, हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए। पैसे की हेराफेरी बहुत बड़ी है। हालांकि हम इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई झू हुआ को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। एक और बूढ़ा बोला। हाँ, हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि झू हुआ का सहायक ही भ्रष्टाचार कर रहा था और उसने झू हुआ का नाम सबसे ऊपर धकेल दिया। यिक्सू के होंठ फड़कने लगे, क्योंकि वह देख सकती थी कि कुछ बुजुर्ग अभी भी झू हुआ के लिए रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि झू हुआ का समर्थन करने वालों की संख्या पहले ही 2/3 कम हो गई थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो पैसा आपके नौकर के पास होना चाहिए, है न? यिक्सू अचानक बोल पड़ी। तो फिर आपके जैसे व्यक्ति को अपने बेटे के लिए बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल खरीदने के लिए 50,000 टेल सोना कैसे मिला? झू हुआ ने ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। हॉल में मौजूद सभी लोग ये सुनकर चुप हो गए। लानत है, ये कमीना, उसने वास्तव में बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल खरीदी। ये सुनकर उनमें से कई लोग ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें ऐसी गोलियां खरीदने के लिए अपनी कुछ सालों की बचत खर्च करनी पड़ी। दवाइयां। फिर भी झू हुआ ने इसे पहले ही गुप्त रूप से खर्च कर दिया। मैंने इसे खरीदा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पैसे बचाए और अपनी पत्नी के घर से कुछ उधार लिया। झू हुआ ने अपने दांत पीसते हुए समझाया। आप इसे नहीं कर सकते। मेरे बेटे की परवाह करने के लिए मुझे दोषी ठहराओ। कौन से माता पिता अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखना चाहते?
वास्तव में झूवुया ने जो कहा वह सही है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमें इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। भाड़ में जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर भागना है। कम से कम अगर मैं अभी भाग गया तो मैं आसानी से एक बलि का बकरा ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद मैं बस इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, बस इतना ही। बिना किसी और सबूत के ये पूरी तरह से मानना असंभव है कि झूवुया भ्रष्ट है। कई यूनहाई के सामने झुकते हुए एक बुजुर्ग बोला, मैं कुलपति कई से विनती करता हूँ कि वे जल्दबाजी में कोई निर्णय न दें। आपको और क्या सबूत चाहिए? लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कहता हो कि झूवुया अपने भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल इसके अलावा और कर रहा है। हालांकि झूवुया का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, लेकिन उनकी आवाज़ें मुखर रहीं। अच्छा, अच्छा, चूंकि बुजुर्ग झू ने अपनी सारी जिंदगी की बचत पहले ही खर्च कर दी है, तो आपके घर में और पैसे नहीं होने चाहिए, है न? हॉल के प्रवेश द्वार पर देखते ही एक आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। एक सुंदर युवक को सफ़ेद लिनन की पोशाक पहने हुए हॉल में चलते हुए देखा, जिसके साथ वो यान भी था। दामाद, युवा भगवान जिया। जब झूवुया ने जिया हाओ के चेहरे पर लोमड़ी जैसी मुस्कान देखी तो उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिया हाओ ने फिर पूछा, जिससे झूवुया को फिर से होश आया। बेशक, मैंने इस बार बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हमारे घर में पैसों की कमी हो सकती है। झूवुया ने हल्के से कहा। मैं समझ गया। तो फिर इस बात के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें कुछ याद है? जिया हाओ की मुस्कान शैतान की मुस्कान की तरह चौड़ी हो गई जब उसने झूवुया को लेटे देखा। झूवुया की पुतलियां फैल गईं और उसके पैर लंगड़े हो गए, क्योंकि उसने देखा कि ओल्ड यान के पीछे गार्ड 3 बड़े ट्रंक ले जा रहे थे, जो कीमती लकड़ी से बने थे। ये कैसे संभव है? घुटनों के बल गिरते हुए झूवुया के दिमाग में हलचल मच गई और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह बॉक्स को कैसे नहीं पहचान पाया? ये कुछ ऐसा था जो आखिरकार उसके अपने जीवन से भी प्यारा था। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, जिया हाओ ने इसे कैसे पाया? 1 घंटा पहले। हाँ, यंग मास्टर जिया, मुझे लगता है कि आपको प्रशिक्षण क्षेत्र में आना चाहिए। घुड़सवारी एक आवश्यक कौशल है, फिर भी आपने इसे अभी तक नहीं सीखा है। ओल्ड यांग ने आह भरी, जबकि जिया हाओ उसके पीछे बैठा था। ओह, इसकी चिंता मत करो, अंकल यांग, मैं इसे जरूर सीखूंगा, जिया हाओ ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिससे बूढ़ा यांग अवाक रह गया। लानत है, भले ही तुम विद्वान हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी एक सैन्य कबीले से हो गई है। क्या तुम्हें थोड़ी मर्दानगी और वीरता नहीं दिखानी चाहिए? बूढ़ा यांग ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए पहरेदारों के एक समूह का नेतृत्व किया। हम आ गए हैं, ये संपत्ति झूवुया की है। विशाल संपत्ति को देखते हुए जिया हाओ खुद को रोक नहीं सका, लेकिन हंसा। बाजार क्षेत्र के पास रहने और इतनी बड़ी संपत्ति होने के कारण उसने वास्तव में बहुत सारा पैसा गंवा दिया। उसने कहा कि यह उसकी पत्नी के परिवार ने दिया है। बूढ़ा यांग बोला, सच में, ये बकवास लगता है। जिया हाओ ने स्वास्थ्य गार्ड की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, आगे बढ़ो और उस दरवाजे को लात मारो। जिया हाओ ने आदेश दिया, जिससे गार्ड अवाक रह गए। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि ओल्ड यांग अपने नए लेकिन कमजोर दामाद का पीछा करके झूवुया के घर पर छापा क्यों मारेगा। हालांकि चाहे जो भी हो, उन्हें आदेशों का पालन करना था। रुको, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा मचाने की? झूवुया की जागीर के कुछ नौकर और गार्ड दौड़े, लेकिन कई परिवार का गार्ड बहुत तेज था। एक तेज लात से उसने गेट तोड़ दिया, जबकि जिया हाओ अंदर चली गई। एक टोकन उठाते हुए जिया हाओ की आवाज गूंजी, IRS खोलो। ऐसा कहने की इच्छा को रोकते हुए उसने इसे बदल दिया, मैं जिया हाओ हूँ और कई परिवार का प्रतीक चिन्ह लिए हुए हूँ। कुलपति कई के नाम से हम यहाँ घर की जांच करने आए हैं। अपने रूप के बावजूद जिया हाओ की आवाज तेज और प्रभावशाली थी, जिसने सभी को उसके हाथों में सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतीक चिन्ह को देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसके शब्द गिरे, कई परिवार के पहरेदारों ने संपत्ति में घुसकर उसे घेर लिया। युवा स्वामी, मैं ओल्ड मा हूँ, थाई मनो का मुख्य प्रबंधक। एक बूढ़ा आदमी जिया हाओ के पास गया और झुक गया। कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। आपको क्यों करना चाहिए? हमें क्यों करना चाहिए? जिया हाओ ने नाक भान से कुड़ी। आपके स्वामी झूवुया पर कई परिवार के खजाने को गबन करने का संदेह है। मैं कुलपिता की ओर से भ्रष्टाचार के पैसे की तलाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। बू बुत, जिया हाओ ने गहरी सांस ली और एक बार फिर चिल्लाया,
जो लोग पालन नहीं करते उन्हें बिना दया के मार दिया जाता है। ओल्ड माँ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जिया हाओ की बात सुनकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जब ओल्ड यांग ने पहरेदारों को तलाशी लेने का आदेश दिया तो जिया हाओ आंगन में धूप में नहाते हुए बैठ गया। उसे स्वीकार करना पड़ा, यूनान महाद्वीप में सूरज एज्योर सी वर्ल्ड की तुलना में बहुत अधिक भयंकर है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे बहुत थकान और चक्कर आ रहे थे। अगर मैंने क्रिम्सन विगोर पिल नहीं खाई होती तो मैं यहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाता, जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद पहरेदारों ने जिया हाओ के सामने सारा पैसा रख दिया, जिससे उसकी पलकें झपकने लगीं। केवल 7,000 टेल सोना और 15,000 टेल चांदी। जिया हाओ ने ओल्ड यांग की ओर देखा। और मेरे स्वामी, यहाँ खाता बही है। ये सब कई परिवार की मजदूरी और अन्य के जरिए कमाया गया उसका पैसा है। उसके तरीके। स्टीवर्ड माँ ने जिया हाओ को एक छोटी पुस्तिका भेंट की, लेकिन जिया हाओ ने उसे छुआ तक नहीं। बूढ़ा यांग जिया हाओ की ओर झुका और फुसफुसाया, मैंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जांच लिया। हमें छिपे हुए सोने जैसा कुछ भी नहीं मिला। जिया हाओ ने ये सुनकर नाक भान सिकुड़ी। यदि आप इसे पा सकते हैं तो इसे छिपा हुआ खजाना नहीं कहा जाएगा। उठते हुए जिया हाओ ने एक लंबी पतली घास उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मेरे साथ आओ, आज ये युवा गुरु तुम्हें खजाना खोजने की सच्ची कला दिखाएगा। अध्याय 62। जब जिया हाओ बेडरूम में दाखिल हुआ तो उसे एक महिला की नाराजगी भरी निगाह महसूस हुई। क्या आप झू बुया की पत्नी हैं? युवा भगवान सही कह रहे हैं। महिला ने अपनी निगाहें नीचे की और अपनी मुट्ठी बांध ली। हालांकि जिया हाओ शांत और संयमित रहा, क्योंकि उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों को सक्रिय किया। मुझसे नाराज मत होइए मैडम, अपने पति से नाराज हो जाओ जिसने उसे खिलाने वाले हाथों को काटा। मेरा पति निर्दोष है, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जिया हाओ ने कमरे के चारों ओर देखते हुए ठहाका लगाया। छिपे हुए कमरे का प्रवेश द्वार यहीं होना चाहिए। जहां तक इसे एक्सेस करने का सवाल है, इसे चालू करने के लिए कोई स्विच होना चाहिए। हम फिल्मों में ऐसे स्विच या तो किताबें होती है या मूर्तियां। एक मेढक। अलमारी खोलते और बंद करते समय जिया हाओ ने अंदर से एक छोटी दराज देखी, जो फेंगशुई मेढक का प्रतीक है। ये देखने में सरल और बिना किसी समस्या के लग रहा था, लेकिन जिया हाओ ने कुछ अलग देखा। लोहे का मेढक, छिपे हुए तहखाने को खोलने के लिए एक स्विच तंत्र। छिपे हुए धन का रक्षक। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए जिया हाओ शांति से लोहे के मेढक के पास गया और उसका अध्ययन किया। अचानक उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हटा दिया। फिर पत्थर पीसने की हल्की आवाज ने सभी को सचेत कर दिया। बूढ़े यांग के चेहरे पर चीख के साथ भाव बदल गए। बिस्तर हटाओ, बिस्तर जल्दी हटाओ। जैसे ही गार्ड ने बिस्तर को हिलाया, वे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा छेद देखकर हैरान रह गए। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया है। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले जाऊंगा। लेकिन युवा मास्टर, ये खतरनाक हो सकता है। बूढ़ा यांग आगे बढ़ा। मुझे करने दो, मैंने कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जिया हाओ हंसा। मुझ पर भरोसा करो, है न? ये कहते हुए वो संकरी सीढ़ियों से नीचे चला गया। तहखाने में प्रवेश करते हुए जिया हाओ को ताज़ी हवा की हल्की लहर महसूस हुई, जो दिखाती थी कि तिजोरी के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है। और उसके सामने 3 विशाल बक्से रखे थे, साथ ही शेल्फ पर कई बक्से भी थे। जैसे ही जिया हाओ ने बक्से खोले, उसने आश्चर्यजनक रूप से उनमें ठंडे पड़े सोने के तेल के ढेर पाए। जब उसने शेल्फ पर अन्य बक्से चेक किए तो उसे गहने, हाथीदांत, जेड क्रिस्टल और अन्य ट्रिंकेट मिले। सबसे छोटे बक्से को उठाकर जिया हाओ ने उसे अपने चमत्कारों के बर्तन में डाल दिया। आखिर इतनी मेहनत के बाद उसे खुद को पुरस्कृत करना चाहिए, है न? वापस चलते हुए जिया हाओ ने ओल्ड यांग को आवाज लगाई। ओल्ड यांग, नीचे आओ और खुद आओ। जैसे ही जिया हाओ बाहर निकला, ओल्ड यांग और 2 अन्य गार्ड तिजोरी में घुस गए। जब उन्होंने सोने से भरे बक्से देखे तो वे जोर से गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। बाहर में जाओ, ये कमीना। हे भगवान, इसने कितना पैसा इकट्ठा किया था। कमीना। जब उन्होंने बक्से बाहर निकाले तो पूरा झू एस्टेट अराजकता में डूब गया। जिया हाओ ने बक्से को देखा और लगभग 250,000 टेल सोना पाया। अगर अन्य खजाने को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से सोने का मूल्य 350,000 टेल से अधिक होगा। जहां तक जिया हाओ द्वारा लिए गए पैसे की बात है तो ये 100,000 टेल से थोड़ा अधिक था। तो कोई समस्या नहीं है। और
मेरे क्रेट के अंदर एक अकाउंट बुक भी छिपी है। हे, मैं झूबुया द्वारा रिश्वत दिए गए लोगों से और भी पैसे ले सकता हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ओल्ड यांग और दूसरे गार्ड कांप उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका कमजोर दिखने वाला दामाद इतना खतरनाक होगा। अपने हाथों की एक ही लहर से उसने धुंध को दूर किया और सोने का छिपा हुआ भंडार ढूंढ निकाला। संपत्ति जब्त करो और इस एस्टेट में सभी को गिरफ्तार करो। जिया हाओ की आवाज शांत थी। इसके अलावा मेरे साथ आए हर गार्ड को 200 टैल सोना बांट दो। युवा मास्टर, लेकिन ये पैसा, ओल्ड यान कहने ही वाला था कि यह कई परिवार का है, लेकिन जिया हाओ ने अपना हाथ हिला दिया। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे मेरे पीछे आने के लिए एक उपहार के रूप में लो। 200 टैल सोना 3 साल के वेतन के बराबर है। सभी गार्ड उत्साह में अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। हम दामाद की उदारता के लिए धन्यवाद करते हैं। हम युवा मास्टर जिया को धन्यवाद देते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस टोकरियां पकड़ो और मेरे पीछे कई परिवार के पास वापस आओ। अचानक सभी को लगा कि मुंह में घास लिए हुए युवक बहुत प्रभावशाली लग रहा था। और यह वो पैसे हैं जो हमें झूबुया के बेडरूम के अंदर छिपी तिजोरी में मिले थे। जिया हाओ ने कहा, अब आप क्यों नहीं कहते कि यह आपके नौकर का पैसा है? क्या आप हमें ये बताने जा रहे हैं कि आपका नौकर आपकी पत्नी के साथ आपके बेडरूम में सो रहा था? जिया हाओ की जहरीली टिप्पणियों पर भीड़ ने फुफकार मारी। यहाँ तक कि कई युनहाई भी अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि जल्द ही उसकी जगह एक ठंडी आवाज ने ले ली। झूबुया, क्या तुम अब भी मना करोगे? कुलपति कहे, चुप रहो। कई युनहाई की आवाज गरज उठी, जिससे सभी के दिलों में भय व्याप्त हो गया। झूबुया, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसे का गबन कर रहे हो? कई युनहाई ने नाक भान सिकुड़ी। लेकिन मैंने इसे जाने दिया क्योंकि एक फाइनेंसर के रूप में थोड़ा पैसा जेब में रखना आम बात है। हालांकि आपने न केवल परिवार के धन का दुरुपयोग किया, बल्कि आपने अपने लिए इतने बड़े हिस्से ले लिए। आपने वह पैसा भी जेब में डाल लिया जो कई परिवार के सैनिकों का वेतन माना जाता था। कमीने, क्या ये कई परिवार द्वारा आपके साथ अच्छे व्यवहार का नतीजा है? जिया हाओ, आपने अच्छा किया। यदि तुमने यिक्सू को चेतावनी नहीं दी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने घर में सांप पाल रहा हूँ। कई युनहाई ने नर्म स्वर में कहा, यह मेरा सम्मान था कुलपति। जिया हाओ ने अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक झूबुया को सब कुछ समझ में आ गया। उसे समझ में आ गया कि कई वुया को समस्याग्रस्त खाता बही क्यों मिल गई, उसकी छिपी हुई तिजोरी क्यों खोजी गई, वह इस स्थिति में क्यों पहुंच गया। ये सब जिया हाओ की वजह से हुआ। उसके दिल में क्रोध और आक्रोश की लहर उठी। उसे एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं है। जिया हाओ ने झूबुया के दिल में गहरी भावनाओं की लहर महसूस की, जिससे उसके होंठ सिकुड़ गए। क्या बात है झूबुया, आक्रोश महसूस कर रहे हो? तुम्हें पहले ही इतना पैसा नहीं लेना चाहिए था, जिया हाओ ने ताना मारते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी पत्नी इतनी छोटी थी। तुम्हारे जाने के बाद उसकी परिस्थितियां देखना शर्म की बात होगी। कमीने, अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। झूबुया ने पलटकर देखा क्योंकि उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। उसके हाथों में एक धातु की चमक उठी, जिससे सभी लोग घबरा गए। जिया हाओ, चिल्लाते हुए कहे यिक्सू का चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़ा यांग भी जिया हाओ को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन झूबुया जिया हाओ के बहुत करीब खड़ा था, जिससे किसी को भी उसे दूर धकेलने का समय नहीं मिला। हालांकि डर के बजाय झूबुया ने देखा कि जिया हाओ की आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ और भी मुड़े हुए थे। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया है तो तुम मेरे जाल में फंस गए हो। अपनी मुट्ठी उठाते हुए जिया हाओ ने अपनी सारी ताकत जुटाई और उसने गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट की एक बुनियादी चाल का इस्तेमाल किया। तारानकन बूम, तारानकन। छोटा खंजर दूर तक फेंका गया और झूबुया का शरीर चावल की बोरी की तरह उड़ गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। एक मुक्का मारकर जिया हाओ ने उसकी पसलियों को लगभग चकनाचूर कर दिया, उसके दिल को कुचलते हुए। झूबुया ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में खून जमा हो गया। लेकिन सिया युनहाई ने अपने हाथ हिलाए, जिससे कोई भी उसके पास नहीं आ सका। उसने कई परिवार के खिलाफ पाप किया, उसे ऐसे ही मरने दो। जैसे ही झूबुया ने आखिरी सांस ली, लाल और काले धुएं का एक झोंका जिया हाओ की ओर बढ़ा, उसकी इच्छा के बीज के साथ मिलकर उसे फैला दिया। डिंग, 9वें चरण के बॉडी टेम्परिंग दायरे की आत्मा को अवशोषित कर लिया।
मेजबान एक योग्यता चुन सकता है। लेखांकन कांस्य ग्रेड चाटू चाटना, रजत ग्रेड अध्याय 63 जिया हाउ। दामाद बूढ़ायान जिया हाउ के पास गया और चिंतित होकर उसकी जांच की। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? बेशक मैं ठीक हूँ, जिया हाउ हंसा। मेरे साथ क्या हो सकता था? हालांकि उसका मन जू हुआ पर केंद्रित रहा, जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जिया हाउ को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अत्यधिक अनिच्छा देखी जा सकती थी, लेकिन जिया हाउ ने उसे केवल सहानुभूति और दया की मुस्कान दी और उसे बीच वाली उंगली दिखाई। जाओ अपने आप को चो दो, तुम बूढ़े कमीने। जिया हाउ ने मन ही मन बड़बड़ाया। जिस क्षण झू हुआ की मृत्यु हुई, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया, क्योंकि जिया हाउ को लगा कि वह केवल भावनाओं के बजाय एक भौतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसकी इच्छाओं के बीज ने इसे लालच से खा लिया, क्योंकि यह धीरे धीरे आकार में बढ़ रहा था। हालांकि वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि झू हुआ की लाश पर धीरे धीरे 2 कार्ड दिखाई दिए। नहीं तो यही तो पॉट का मतलब है, आत्मा और महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करना। रुको, क्या इसका मतलब आत्मा को अवशोषित करना है? मैं उन लोगों के कौशल को भी अवशोषित कर सकता हूं जिन्हें मैंने मार डाला है। क्या ये बहुत ज्यादा है? हालांकि जिया हाउ को एहसास हुआ कि झू हुआ के किसी भी कौशल से उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसका गणितीय ज्ञान और ऋषि की दिव्य आंखें उसकी लेखा प्रतिभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, और एक सहज वक्ता होने के मामले में जिया हाउ का कोई सानी नहीं है। ये कैसे संभव है कि झू हुआ अपने शरीर में एक छोटा खंजर छिपाने में कामयाब रहा? तय यिक्सु की आवाज गार्डों को देखते ही ठंडी हो गई। क्या तुमने उसकी बिल्कुल भी जांच नहीं की? अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? झू हुआ को गिरफ्तार करके यहाँ लाने वाले गार्ड चुप हो गए। हालांकि जिया हाउ ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में लिटिल जिया सही कह रहा है। तय यूनहाई ने लाश को देखते ही आह भरी। इस घिनौनी चीज को ले जाओ, इसकी पारिवारिक संपत्ति को जब्त करो और उन्हें हजारों मील दक्षिण में निर्वासित करो। जिया हाउ ने ये सुनकर अंदर ही अंदर आह भरी। कोई बात नहीं, झू हुआ ने लंबे समय तक कई परिवार में काम किया। अगर कोई और होता तो उनका पूरा कबीला कत्ल कर दिया जाता। हालांकि तय यूनहाई ने उन्हें केवल निर्वासन दिया, कम से कम उन्हें जीने का मौका तो दिया। जब उनकी लाश को ले जाया गया और फर्श को साफ किया गया, तय यूनहाई ने जिया हाउ की ओर देखा। हाउ मेरा मानना है कि ऐसा गबन झू हुआ अकेले नहीं कर सकता था। तुम क्या सोचते हो? मैं भी यही मानता हूँ, कुलपति कहे, जिया हाउ ने कहा और उसके होंठ मुस्कुराने लगे। मैं वो खाता बही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें झू हुआ से रिश्वत लेने वाले सभी लोगों की सूची है। जब हमें वह मिल जाएगा। जिया हाउ की बातें सुनकर कैफा के कई बुजुर्ग उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, जिससे माइली कांप उठी। हालांकि मेरा मानना है कि वे निश्चित रूप से झू हुआ द्वारा धोखा दिए गए थे, जो एक पल के लिए पैसे और लालच में अंधे हो गए थे। मेरा मानना है कि वे अभी भी कई परिवार के प्रति वफादार हैं, इसलिए हमें उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देना चाहिए। बुजुर्ग क्या सोचते हैं? जिया हाउ को अपने सामने देखकर बुजुर्गों ने बहुत जोर से सिर हिलाया। दामाद जिया दयालु है। वास्तव में ऐसे समय में हमें कोई आंतरिक संघर्ष नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। दामाद की दृष्टि दूरदर्शी है। ये बूढ़े बूढ़े तय यिक्सु ने जब उनकी हरकतें देखी तो वह लगभग घृणा से थूकने लगी। हालांकि वह ये भी जानना चाहती थी कि जिया हाउ ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। हालांकि चूंकि उन्होंने कुछ अपराध किया है, इसलिए उन्हें प्रायश्चित भी करना चाहिए। जिया हाउ ने कुलपति कई को देखते हुए कहा, हम एक प्रायश्चित बॉक्स क्यों न बनाएं? इस बॉक्स में बुजुर्ग अपना आधा काला धन गुमनाम रूप से डालेंगे, उनकी पहचान छिपी रहेगी। लेकिन अगर बॉक्स आवश्यक लक्ष्य को पूरा नहीं करता है तो हम हमेशा खाता बही पा सकते हैं। तय यूनहाई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, अच्छा दामाद, क्या बढ़िया विचार है। खड़े होकर सिया यूनहाई ने सिर हिलाया। इस विचार को लागू करें। मैं सभी को 5 दिन का समय दे रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं और आपने कितना लिया है। हालांकि अगर बॉक्स कोटा पूरा नहीं करता है, हे मुझे उम्मीद है कि सभी को कई परिवार की सख्त अनुशासन के बारे में पता होगा। ये कहते हुए वह मुड़ा और चला गया। हालांकि जिया हाउ के पास से गुजरने से पहले उसने उसके कंधे को थपथपाया। एंड गुड जॉब हाउ मैं इसे हमेशा याद रखूंगा।
जिया हाओ मुस्कुराया जब उसने देखा कि कै युनहाई के दिल से खुशी और कृतज्ञता के चमकीले पीले धागे की लहर आ रही है और वह उसमें समा गई है। उसे और यांग और उसकी पत्नी कै यिक्सू से भी एक और लहर मिली। हालांकि उसे लगा कि उसने गलत देखा था जब उसने कै यिक्सू की कृतज्ञता के साथ गुलाबी रंग का एक रंग देखा। फिर भी झू हुआ को मारने के बाद उसने जो सबसे अधिक ऊर्जा अवशोषित की वह दर्शकों से सदमे की शुद्ध भावना थी। आखिरकार वे जिया हाओ की गति से बस चकित और ईर्ष्यालु थे और कितनी आसानी से उसने झू हुआ की समस्या को हल किया। मैंने सोचा था कि वह केवल एक नश्वर विद्वान था। उसने झू हुआ को एक ही मुक्का में कैसे मार दिया। लानत है, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक कर रहा है। मेरे साथ आओ अभी। सेया यिक्सू की आज्ञा सुनकर जिया हाओ का प्रभावशाली व्यवहार टूट गया और उसने उसके पीछे जाने से पहले अपनी पूंछ हिलाई। जैसा कि आप कहते हैं प्रिय पत्नी। कै यिक्सू के कान लाल हो गए क्योंकि उसने जल्दी से जिया हाओ को बाहर खींच लिया। क्या तुम सच में ठीक हो? लानत है, तुम उसके इतने करीब क्यों खड़ी हो? कै यिक्सू उसे डांटने से खुद को नहीं रोक सका। जिया हाओ मुस्कुराया जब उसने देखा कि कै यिक्सू उसके बारे में चिंतित था। ठीक है मेरी पत्नी, क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारा पति बहुत शक्तिशाली है। तुमने वास्तव में एक 9वें चरण के बॉडी टेम्परिंग रियल प्रैक्टिशनर को एक मुक्का मारकर मार डाला। कै यिक्सू ने उसकी ओर देखा। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि क्रिम्सन विगोर पिल के साथ तुम अच्छा अभ्यास कर रहे हो। हे, क्या मुझे मेरे प्रदर्शन के लिए कोई इनाम मिलेगा? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से कै यिक्सू को एक कोने में धकेल दिया। इनाम? तुम किस तरह का इनाम चाहते हो? कै यिक्सू की आवाज़ कांप उठी क्योंकि उसने थोड़ी घबराहट में चारों ओर देखा। आज रात कैसी रहेगी? युवती, तुम कहाँ हो? अचानक मिनमिन की आवाज़ सुनकर कै यिक्सू ने जिया हाओ को दूर धकेल दिया और अपने कपड़े ठीक किए। क्या बदमाश है, कै यिक्सू ने थूक दिया। इसके अलावा आज तुम जहाँ चाहो वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र हो। इसे इनाम की तरह लो। जहाँ चाहूँ। जिया हाओ उलझन में पड़ गई। मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानती कि तुम फीनिक्स क्लाउड पवेलियन के आसपास घूम रही थी? कै यिक्सू ने नाक सिकुड़ी। वह क्या है? जिया हाओ और भी उलझन में पड़ गई। कै यिक्सू को आश्चर्य और गुस्सा दोनों हुआ जब उसने जिया हाओ को अनजान बनते हुए सुना। क्या सभी पुरुष वहां रात बिताना नहीं चाहते थे? जिया हाओ को क्या हो गया है?